चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या हो गया? इसमें कुछ समझेगा क्या? ये कौन सा पेज कलर आ गया? नहीं, चेंज कर लेते हैं इसको। अरे ये क्या आ गया? देखिए, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। हमारा जो टॉपिक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। टॉपिक का नाम है हमारे, थोड़ा सा क्लोज लेते हैं। आज के टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, जब भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, किसके पास? आरओसी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आपके स्टेट के कैपिटल में। तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त कोई भी कंपनी, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, आपको दो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। पहले डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? मेमोरेंडम, जिसमें आपके पर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी स्कोप लिखी होती है, दायरा लिखा होता है काम करने का। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, सर्विस है कि प्रॉफिट है ना? कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, कोई कंपनी डाल रहे हो, कोई आईटी कंपनी डाल रहे हो, वो सब लिखा रहता है उसमें। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज फुल ऑफ हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस विद इन, है ना, इंटरनली कैसे काम किया जाएगा। ओके, द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मेंबर्स पे एप्लीकेबल होंगे, एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल होंगे। अब बोल सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, है ना। पहली बात तो आपको एक चीज समझनी होगी कि ये वर्ड जो है मेमोरेंडम, इसकी अपने मायने हैं। जैसे मेमो, मेमो इसकी अपनी मायने है। मेमो की मीनिंग क्या होती है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें राइट्स एंड पर्पस लिखा होता है। मेमो किसी भी चीज का अधिकार और उद्देश्य। और अगर मैं मेमोरेंडम की मीनिंग में प्रॉपरली जाऊं तो ये एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है विच कंटेन द स्कोप, है ना, ऑफ एनी बिजनेस एंड एनी डिप्लोमेटिक इशू जो सरकारों के बीच में होता है ना, गवर्नमेंट के जो इश्यूज होते हैं वो भी एक मेमोरेंडम में ही नोट किए जाते हैं। ठीक है, अभी एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मतलब कंपनी आरओसी के पास सबसे पहले इसे ही फाइल करेगी, है ना, बराबर है कि नहीं? कंपनी का चार्टर है, इसका भी मतलब वही होता है कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की स्कोप, बराबर है, कंपनी की लिमिटेशंस और कंपनी के पावर लिखे, बराबर है कि नहीं? बराबर है। स्कोप मतलब भाई कंपनी का दायरा क्या है काम करने का, इंडिया में काम करेगी कि इंडिया के बाहर करेगी, महाराष्ट्र में काम करेगी कि महाराष्ट्र के बाहर करेगी, किस प्रकार का काम करना चाह रही है, आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, मैकेनिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो आपको बताना पड़ेगा, तभी तो लोग पैसा लगाएंगे। फिर जो मेमोरेंडम है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इट इज ओपन टू पब्लिक, पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कंपनी के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओपन डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है टू रीड, आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद ही आप कंपनी में पैसा लगाए तो बेहतर होगा। कंपनी मान के भी चलती है, ऐसा प्रिज्यूम करके चलती है, प्रिज्यूम मतलब अज्यूम करके चलती है, टू हैव नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। किसका प्रिजम्पशन मान के चलती है? इन्वेस्टर के, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, वेबसाइट पे अवेलेबल होता है कंपनी के, तो वो कंपनी के डॉक्यूमेंट को पढ़ के आएगा, तो बाद में ये नहीं बोलना कि मुझे पता नहीं था।
कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पावर्स क्या है, बाद में ये नहीं बोलना। बराबर है कि नहीं बराबर है? सो इट इज ए प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसको आप कहाँ फाइल करने वाले हो? आरओसी के पास, है ना। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो इस पे 7 लोगों की सब्सक्रिप्शन लगेगा, साइन लगेगी। प्राइवेट हो तो 2 और ओपीसी है तो 1। ये तो क्या है, एक डिक्लेरेशन होता है ना कि भाई हमने अपने होशो आवाज में हमने पिछले 5 साल में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो डिफॉल्ट के 5 साल खत्म हो चुके हैं, हम 18 साल के ऊपर हैं, हम इस कंपनी को बनाने का एक डिक्लेरेशन, एक एफिडेविट आपको देते हैं एज ए आरओसी। बराबर है ना। तो वो जो मेंबर्स होंगे जो 7, 2, 1 वो डेफिनेटली एक डिक्लेरेशन देंगे, उनका सब्सक्रिप्शन, उनकी साइन लगेगी क्या में? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट। बराबर है। ये एक अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट है जिसे आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। उसका रीजन है भाई, बहुत बड़ा रीजन है। वाई? अब कंपनी का नाम लिखा है इस पे, बार बार चेंज करोगे? कंपनी का काम लिखा है इस पे, बार बार चेंज करोगे? कंपनी का प्लेस ऑफ हेड ऑफिस लिखा है इसमें, रजिस्टर्ड प्लेस, बार बार चेंज करोगे? कंपनी का लाइबिलिटी क्लॉज लिखा है इसमें, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कंपनी का कैपिटल है कि कितना पैसा कंपनी देगी अंदर बाहर से, चेंज होगा बट बार बार तो नहीं होंगी ना कुछ चीजें चेंज, ना। कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्लॉज है कि कितने लोग मिनिमम सब्सक्राइब किए, तो वो लोग क्या रोज चेंज होने वाले हैं? वो 7, 2, 1 क्या रोज चेंज हो गए? हो गया। टाटा कंपनी को जीआरडी टाटा ने स्टैब्लिश किया तो 1930, 20, 40 में, जो भी है, तो 100 साल पहले हो गया। वो सब्सक्राइबर थे, अब बार बार मेमोरेंडम थोड़ी ना फाइल करेंगे उसके, खत्म बात। हाँ, डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, सीईओ चेंज हो सकता है कंपनी का, बट जो सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, खत्म, फिनिश। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो पहले पूरी हो चुकी है। बराबर है ना। अलग अलग कंपनियों के लिए पहली बात तो मेमोरेंडम को डिफाइन किया गया है, शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 399। ओके, सेक्शन 399 कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शेड्यूल 1 में डिफाइन किया गया है। अब इसके क्या है शेड्यूल? उस शेड्यूल में कुछ टेबल है, ऐसा मान लेते हैं, एक शेड्यूल है, एक डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं फेस ऑफ डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ टेबल बने हैं। समझाने के लिए बता रहा हूं आपको मैं। वो टेबल में साफ साफ लिखा है कि कौन सी कंपनी को किस प्रकार का मेमोरेंडम बनाना है, यानी एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, मन से नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं क्या है 5 टेबल। एक है आपका टेबल ए, जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी वो पब्लिक कंपनी जो क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स। मैं बड़ा चुका हूं लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, अनपेड अमाउंट तक आपकी लाइबिलिटी। बेसिकली ऑल द कंपनीज आर लिमिटेड बाय शेयर्स, पब्लिक कंपनीज। तो उनको टेबल ए फॉलो करना होगा, फॉर्मेट है मेमोरेंडम का। टेबल बी, है ना, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी, सेक्शन 8 जैसे होता है। और ऐड कर देंगे नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यानी वो कंपनियां जो मेंबर के पैसे से चलेंगी, शेयर के पैसे से नहीं। सेक्शन 8 कंपनी बेहतरीन एग्जाम्पल, यानी उनको टेबल बी फॉलो करना होगा जो मेमोरेंडम का जो फॉर्मेट है। टेबल सी, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, बहुत रेयरली फाउंड होती है, ठीक है, जो शेयर कैपिटल के थ्रू रन होगी। सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं हो सकती, तो जो भी लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी होगी, हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स को लिमिटेड बाय गारंटी, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है बेसिकली अगर चाहे, बट ये वाली कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। टेबल डी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी,
जहां पर आपके डायरेक्टर्स की, सब्सक्राइबर्स की, मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। ये भी स्टैब्लिश नहीं होती आजकल कंपनियां, ये भी स्टैब्लिश होती। टेबल ई, सेम कंपनी है ऊपर वाली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल। बराबर है कि नहीं बराबर है? अब समझने में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं। जोन सी भी कंपनी आप, जिस प्रकार की भी कंपनी को आप स्टैब्लिश करेंगे, उसका फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम आपको शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। आप वहां से उठा के अपने मेमोरेंडम को उसी तरीके से बनाएंगे, उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? ओके। अब मेमोरेंडम में बेसिकली कितने क्लॉजेज होते हैं, मतलब क्या लिखा होता है? अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, ठीक है ना, तो सबसे पहला जो है वो होता है उसमें नेम क्लॉज। कंपनी का नाम, कंपनी के नाम को लेकर सिंपल है। कंपनी का नाम किसी भी धार्मिक भावनाओं को ना भड़काए, कंपनी का नाम गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन ना करे। अगर अनलेस एंड अनटिल सरकारी कंपनी भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन अपने नाम से नहीं करती है, लेकिन नाम के आखिरी में लगे हुए चीज़ों से करती है। कंपनी में ऐसा नाम ना हो जो नेशनल एम्बलम्स के अगेंस्ट हो। आपकी जो नेशनल एम्बलम से 3 शेर है, आपका तिरंगा है, आपका झंडा है, नेशनल फ्लैग है आपका। कंपनी के नाम किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हार्म ना करे, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड ना हो। इट्स लाइक कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कोई कंपनी है नाइकी, जो ओरिजिनली कंपनी स्टैब्लिश है। अब आप बोलोगे सर मैं भी एक कंपनी खोलूंगा, उसकी मैं स्पेलिंग लिखूंगा ये, ऐसा नहीं हो सकता ना, प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा, लोगों के लिए एक कंसीलमेंट हो सकता है, एक प्रकार का डिसीव हो सकता है ना। तो आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं बनानी है जिसका नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, नहीं बना सकते आप। सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हार्म नहीं करना है। नाम गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें धोखा बहुत होता है। गवर्नमेंट नो, है ना, नो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन के राष्ट्रपति का पोजीशन का फायदा उठा लिया या प्रधानमंत्री के पोजीशन का, ऐसे बराबर है। किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हार्म ना करें, नॉट prejudice to any section of society। नेशनल एम्बलम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नॉट टू द एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उसके जैसा भी नहीं होना चाहिए। नाम के आगे आप लगाएंगे, प्राइवेट कंपनी है तो क्या लगाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो आप क्या लगाएंगे, लिमिटेड। और ओपीसी है तो तब भी क्या लगाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है बच्चों? हाँ जी, नाम को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। नेशनल एम्बलम्स यूज नहीं करना है, ठीक है। और कंपनी के नाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। अब नहीं करना है तो नहीं करना है ना। आप कुछ शब्द हैं जिनको यूज नहीं कर सकते प्राइवेट पब्लिक कंपनी के नाम में। प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। नाम आपके ऑब्जेक्ट को सूट करना चाहिए, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कुछ और है और नाम कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटेंट है ना, यानी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करें, कि आपका काम कुछ और है और आपका नाम कुछ और है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सो नाम हैज टू बी सिनोनिम विद योर वर्क, योर एक्टिविटीज, योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिलायंस, ओके, रिलायबल। टाटा, 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 वो टाटा का फुल फॉर्म क्या आप जरूर निकालें, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? पियेंगे चाहे आप लोग? तो कुछ वर्ड है जो आपको यूज नहीं करना है, अलाउ नहीं है, उसका एक अलग मैसेज चले आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉट अलाउ टू यूज बाय द
कंपनी एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी यूज कर सकती है इन शब्दों को अपने नाम के एंड में या अपने नाम में। जैसे ये वर्ड है इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसको अब इलेक्ट्रल बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये आपने सुना होगा, ये करंट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम। एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लो नॉट फॉर प्रॉफिट की, और किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन ले लो कि ये पैसा तो सोसाइटी के लिए जाएगा। और बहुत चंदा इकट्ठा की थी भारतीय जनता पार्टी ने, है ना। ये बेसिकली क्यों बनाई जाती है? नॉट फॉर प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन ले लेते पैसे, बम पैसे लेते हैं। तो कंपनियां ऐसे नाम के आगे नहीं लगा सकती, ट्रस्ट, बॉन्ड, और क्या नहीं लगा सकती नाम के आगे? काउंसिल। ये सब सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है विद इन द इंडस्ट्री, उनके लिए होती है। काउंसिल हो गया, फाउंडेशन जैसे रिलायंस फाउंडेशन, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट, रिलायंस ट्रस्ट, आप समझ रहे हैं आपको। और क्या सा फेडरेशन, है ना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपने सुना होगा, बराबर है कि नहीं बराबर, है ना। जैसे फिक्की करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री के लिए, इसका फुल फॉर्म क्या बोलता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। ओके, ये भी क्या है? एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरी इंडस्ट्री इसमें छोटी बड़ी जिनकी खुद का ग्रुप है, जो एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे की पॉलिसी मेकिंग के लिए बनाई गई, बराबर है कि नहीं बराबर। तो ये सब नाम आप यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनी का लॉ यूज करने के लिए, क्योंकि मालूम कि अगर आप इलेक्ट्रोल ट्रस्ट, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स आपके पीछे पड़ जाएगा, तो भैया ये तो गलत कर रहा है, पैसा ले रहे और कंट्रीब्यूशन ले, क्योंकि इस पे ना एनोनिमस कंट्रीब्यूशन आती है लोगों की, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लगता नहीं नाम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो नाम को लेकर क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको? अब आ जाइए आप, और अगर नाम को चेंज करना है कंपनी के, इतना आसान नहीं है। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का 90% जनरल मीटिंग में या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है सहमति के साथ में, तभी आप नाम चेंज करेंगे, नहीं तो अलाउ नहीं है। ओके, अब आ जाता है आपका रजिस्टर्ड क्लॉज, जहां कंपनी रजिस्टर्ड है, बराबर है कि नहीं बराबर है ना। जहां कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसको सिचुएशनल क्लॉज भी कहते हैं, जहां कंपनी सिचुएटेड है, कंपनी का हेड ऑफिस। ओके, तो जहां नॉर्मली कहाँ होती है कंपनी? हेड ऑफ द स्टेट, कैपिटल में। और क्यों जरूरी होता है ये क्लॉज? क्यों जरूरी है कि आपका हेड ऑफिस कहाँ है? फॉर करस्पॉन्डेंस, यानी कम्युनिकेशन। अगर आपका एड्रेस ही नहीं पता रहेगा तो फिर आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे ना, आपको लेटर कैसे भेजेंगे, आपको नोटिस कैसे भेजेंगे, बराबर है कि नहीं बराबर है ना। अलग अलग तरीके से रहता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, बट ये क्लॉज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देता है। किसका? कहाँ कंपनी सिचुएटेड है। ओके, ये भी इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है, इसको भी इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है ये भी वन ऑफ द क्लॉज है, स्पेशली फॉर द करस्पॉन्डेंस, फॉर द कम्युनिकेशन। कोई लेटर आईसीआई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो तो उनके हेड ऑफिस ही भेजते हो, मुंबई दिल्ली, है ना। बराबर है कि नहीं बराबर है? ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट लॉस। कंपनी का उद्देश्य क्या है भाई? प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो एक होता है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका? मेन ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है कि प्रॉफिट है कि नॉन प्रॉफिट? प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट। ये तो दो डिफरेंशिएशन होगा। अब इसके अलावा एक इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, चलो अब क्लियर हो गया क्या प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तो अब आप करने क्या वाले हो भाई? अब सर्विस देने वाले हो, कोई होटलिंग कंपनी है, कोई टूरिज्म कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, हार्डवेयर कंपनी है, तो नेचर ऑफ बिजनेस अलग, किस प्रकार का आपका नेचर ऑफ बिजनेस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्लॉजेस है भाई, भूलना नहीं है इन क्लॉजेस को।
नेक्स्ट होता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 50 बार पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज का सिंपल फंडा है। ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी चेंज करने के लिए 90% का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एजीएम में या एजीएम में, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट ऐसे आसानी से थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे भाई। स्पेशली प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव चेंज है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि मेमोरेंडम एक प्रकार का आईना है, जो उसमें लिखा है हम सच मानेंगे और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए होता है ना, क्रेडिटर्स के लिए होता है। क्रेडिटर्स लोन देते हैं, कंपनी को पैसा देते हैं, तो मेमोरेंडम पढ़ के तो देते हैं, मेमोरेंडम में जो बात लिखी है उसको सच मान के देते हैं। तो एक प्रकार का आईना है, मिरर है, उसमें झूठ नहीं लिख रहा है आपको, और उसमें लिखी हुई चीज को अगर चेंज करोगे तो सबसे पूछना पड़ेगा। अब 3 प्रकार की लाइबिलिटी होती है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, और मैं 50 बार आपको इसको बता चुका हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता ही होगा। पहले क्या पढ़े थे अपन ने, लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़े थे, लिमिटेड बाय गारंटी, जितना अमाउंट अभी दिया है उतना और देने का वादा बाद में, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब लाइबिलिटी अराइज होगी। ये ड्यूरिंग कंपनी के चलते में ही देना पड़ता है, अनपेड अमाउंट है ना, याद है ना, जितना बाकी है उतना बस, उससे ऊपर का पैसा आपसे, ये कब, ड्यूरिंग वाइंड अप। और आखिरी में क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। बेसिकली ऐसी कंपनी अब स्टैब्लिश होती नहीं, बट होंगी भी तो डायरेक्टर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, इनिशियल लेवल पर सब्सक्राइबर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। आप समझ रहे हैं, अलग अलग क्लॉजेस अपन पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल क्लॉज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है भाई। कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, डॉक्यूमेंट तो सबमिट कर दिया आपने आरओसी के पास में, अब आपको पैसा भी तो चाहिए कंपनी चलाने के लिए। तो कंपनी का जो कैपिटल क्लॉज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली कर दिए। एक है ओन कैपिटल, जिसका आप इक्विटी कैपिटल भी कहेंगे, यानी ओनरशिप कैपिटल, और एक है आपका डेट कैपिटल, है ना, यानी क्रेडिटरशिप। ओन में आ गया आपका इक्विटी शेयर, है ना, आ गए ना, आपके आपके प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, आपके रिजर्व्स आ गए, आपकी रिटेन अर्निंग्स आ गई। ये कितना होगा, प्रमोटर कैपिटल आ गया। प्रमोटर का कैपिटल तो रहेगा ही ना भाई, शुरू से थोड़ी ना तो पैसा बाहर से ले लोगे, 20-30% तो उसका भी रहेगा। फिर बाहर से लेने में लोन आ जाता है, डिवेंचर आ जाता है, बॉन्ड आ जाता है, पब्लिक डिपॉजिट आ जाता है ना, एक्सेट्रा। बराबर, तो इसका क्या कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपको स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा ना। कितना पैसा आप दोनों फॉर्म में इशू करोगे, कि भाई जैसे आप कंपनी को पैसा चाहिए तो आपने क्या किया, 30% प्रमोटर ने लगा दिया, है ना। फिर आपने क्या किया, 20% का लोन ले लिया। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इनिशियल लेवल पर लोन मिल सकता है आपका एटलीस्ट 2 ईयर्स तक का वर्किंग कैपिटल के लिए, और बचा हुआ जो आपका 50% था आपने उसको इक्विटी शेयर के रूप में इशू कर दिया। तो अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, मैं एक समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो आपको अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बताना पड़ता है, क्या सोर्स है हमारा, कहाँ से कितना पैसा हम ले सकते हैं। और एक लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेमोरेंडम में आपकी मैक्सिमम लिमिट लिखी रहती है, कितना पैसा आप इशू कर सकते हैं, वो कैपिटल क्लॉज में लिखी रहती है ना, मैक्सिमम लिमिट। क्योंकि अगर उससे ज्यादा अगर आपको करना होगा तो फिर आपको मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं बराबर है बच्चों, है ना। ओके, तो जितना पैसा आपको आप मिनिमम ले सकते हैं, जैसे आपने लिखा 100 करोड़, 100 करोड़ तक के आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। तो ये जो 100 करोड़ हो गया ना, ये आपका नॉमिनल कैपिटल हो गया, ये आपका रजिस्टर्ड कैपिटल हो गया। ओके, इतना तो आप रिकवर कर ही सकते हैं। इससे ज्यादा करना है तो मेमोरेंडम को चेंज करना होगा। और लास्ट क्लॉज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्राइब कितने लोग जुड़े मिनिमम, है ना। अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 एडल्ट, प्राइवेट कंपनी है तो 2, और ओपीसी है तो एक तो नॉमिनी होता है। ये एडल्ट ही होना चाहिए बेसिकली, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कन्विक्टेड है तो उसको 5 साल खत्म हो जाने चाहिए उनको, है ना। एडल्ट है ना, साउंड पर्सन होने चाहिए, और माइनर नहीं होना। बट अगर माइनर बनना चाहता है सब्सक्राइबर तो वो एडल्ट के थ्रू ही बनेगा, वो डायरेक्ट नहीं बन सकता। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो वो सिर्फ बेनिफिट्स एंजॉय कर सकता है, बाकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन और जो नाम होगा वो डेफिनेटली एडल्ट का ही होगा। ओके, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, आप एक डिक्लेरेशन देते हैं, जब मेंबर्स होते हैं ना
बट देन आई हियर बाय डिक्लेयर्ड, एक फॉर्म फिलअप करते हैं कि भैया हम इस कंपनी के मेंबर बन रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हासिल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आप सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सब्सक्रिप्शन जो करते हैं, जो मिनिमम कि इतने लोग जुड़े कंपनी में, और डिक्लेरेशन देते हैं कि हम लोग जो जुड़े हैं एडल्ट हैं, अगर माइनर है तो कोई एडल्ट उसका रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग साउंड पर्सन है, कन्विक्टेड थे तो उस बात को 5 साल हो चुके, किसी प्रकार का फ्रॉड और किसी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया नहीं है। डिक्लेरेशन, हम एक एक कम से कम एक एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं, एक एक शेयर तो आपको कम से कम खरीदना पड़ेगा, मिनिमम 1। अब वो क्या लिमिट है वो अलग बात है, बट मैं बता रहा हूँ मिनिमम 1 शेयर का सब्सक्रिप्शन तो करना पड़ेगा। या तो वो सोलोमन वाले में अपनी बेटी को और बच्चों को और बीवी को एक एक शेयर तो दिलवाता है और खुद रख लेता है बाकी, ठीक है। तो ये है क्लॉजेस, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेम क्लॉज पे तो मैंने आपको बता ही दिया बेसिकली डिटेल में कौन कौन से नाम आप यूज कर सकते हैं और कौन कौन से नाम आप यूज नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना। नेशनल एम्बलम्स को आप यूज नहीं कर सकते भाई, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पोजीशन को आप यूज नहीं कर सकते, उनके नाम को यूज नहीं कर सकते, है ना। एक गलत रिप्रेजेंटेशन जाता है, लोगों का ट्रस्ट क्रिएट होता है कि शायद गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसा नाम मत लिखो जो एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड हो, एग्जिस्टिंग कंपनी ऐसा साउंड करता हो, बराबर है कि नहीं बराबर है। सेक्शन 8 कंपनी को कुछ नाम अलाउ किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, इलेक्ट्रल ट्रस्ट, जो कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड होती है, पैसे का कंट्रीब्यूशन के ऐसी कंपनियों को फॉर्म किया जाता है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन मैंने बताया, नजर में आ जाओगे अगर आप पब्लिक प्राइवेट कंपनी में अगर ये नाम ऐड कर लोगे इलेक्ट्रल बॉन्ड, इलेक्ट्रल ट्रस्ट, क्योंकि ये उन लोगों को मिलता है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए स्टैब्लिश हुई है, आपको तो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। ये सब नाम भी बताया मैंने आपको, काउंसिल जैसे जीएसटी काउंसिल हो गया एग्जांपल के तौर पर, फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, बींगमन फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, मतलब फेडरेशन बताया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से जिनका काम क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट, ये एक दूसरे के बेनिफिट के लिए बैठे वहां पर, तो ये लोग ये नाम यूज कर सकते हैं, ये कंपनियां यूज नहीं कर सकती, बराबर है। जैसे धर्मा प्रोडक्शन, प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, अब आ जाता हूँ धर्मा ट्रस्ट, मतलब चैरिटी के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट। रजिस्टर्ड क्लॉज भी क्लियर हो गया, जहाँ कंपनी का हेड ऑफिस है, करेस्पॉन्डेंस के लिए हेड ऑफिस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट कैसे कम्युनिकेट करेगा, इन्वेस्टर कैसे कम्युनिकेट करेगा, कोई ईमेल भेजना है तो कौन से एड्रेस पे भेजेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट तो यही होता है कि आप प्रॉफिट हो क्या नॉन प्रॉफिट हो, दूसरा इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट कि भैया आपका धंधा क्या है, आप हार्डवेयर में काम करने वाले हो, फैक्ट्री बनाने वाले हो, कोल माइनिंग का काम करने वाले हो, आप पानी का काम करने वाले हो, बिजली का काम करने वाले हो, ये आपको बताना पड़ता है। लाइबिलिटी और ऑब्जेक्ट और नेम क्लॉज को मैंने बताया चेंज करने के लिए 90% का आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना, जनरल मीटिंग में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, क्योंकि इतनी आसानी से आप नाम और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कैपिटल क्लॉज मैंने क्या बताया, सर कॉम्बिनेशन ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना आपने इक्विटी शेयर इशू किया है या कितना आपने डेट कैपिटल इशू किया है, एक कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन आपको बताना पड़ेगा ना कि पूरा इक्विटी ले रहे हैं, पूरा डेट ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन है, इनिशियल लेवल पर क्या कॉम्बिनेशन होगा, फर्दर लेवल पर क्या कॉम्बिनेशन होगा, यू हैव टू शो दैट, तभी तो इन्वेस्ट करेगा सामने वाला आदमी, इतने लिए भरोसा कैसे करेगा भाई। ओके, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं आपको मैम। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या है, डिक्लेरेशन देते हैं जो सब्सक्राइबर से, मिनिमम सब्सक्राइबर से 721 कि भाई हम डिक्लेयर करते हैं कि हम कंपनी में एज एन एडल्ट, एज ए साउंड पर्सन हम लोग पैसे लगा रहे हैं, कोई कन्विक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, हम एक एक शेयर खरीद के कंपनी के मेंबर बनने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करते हैं, और ये हमेशा ही सब्सक्राइबर्स रहते हैं, इनका नाम चेंज नहीं होने वाला है कंपनी के मरते दम तक, अनलेस अनटिल आप कोई नई कंपनी ना खोलें, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है छोटा सा, और मेमोरेंडम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े, इसकी अगर आप, ये टेबल्स है जो शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हुए हैं कि कौन सी कंपनी किस प्रकार के सैंपल ऑफ मेमोरेंडम को फॉलो करेगी अपने मेमोरेंडम को बनाने के लिए, बराबर है। और मेमोरेंडम की जो डेफिनेशन है वो भी प्यारी, बड़ी प्यारी मोहब्बत से बनाई गई है कि मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनली फ्रेम्ड किया गया और समय समय पर अल्टर किया गया रिलेटेड टू द करंट एक्ट और द प्रीवियस एक्ट, है ना। करंट एक्ट के हिसाब से उसे अल्टर मतलब चेंज करोगे, या किसी प्रीवियस एक्ट के हिसाब से, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी पुराने एक्ट को फॉलो करके बनाई गई है तो वो वैलिड है, मगर उसकी एक प्रोसीजर होती है, इतनी आसानी से आप मेमोरेंडम को चेंज नहीं कर सकते। समय समय पर अगर आप अल्टर करोगे, जैसे कौन सा क्लॉज है जिसके चेंज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, कैपिटल क्लॉज, बढ़ेगी ना लिमिट, पैसा और चाहिए ना आपको। सब्सक्राइबर भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि बंदा एग्जिस्टेंस में नहीं है तो आप नया सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हो कर दो, हो सकता है डी टाटा की जगह रतन टाटा सब्सक्राइबर हो गए। बट ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज ये बहुत मुश्किल है, लाइबिलिटी क्लॉज भी आप बार बार चेंज नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, उसमें डॉक्ट्रिन्स पढ़ने वाले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं हो लेक्चर। ओके बच्चों, चलो बाय, टाटा, टेक केयर।